कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया जहां राजनीति और धर्म के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां सत्ता के गलियारों में फैसले लिए जाते हैं जो पूरे समुदायों की किस्मत बदल देते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दो देशों, दो राजनीतिक व्यवस्थाओं को जोड़ती है, नेपाल और गुजरात की। सितंबर 2025 की वो रात थी जब काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। जनरेशन जी के इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में सिर्फ मोबाइल फोन थे, लेकिन उनकी आवाज में पूरे देश को हिला देने की ताकत थी। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन क्या वो जानते थे कि यही फैसला उनकी सरकार का अंत बन जाएगा? नेपाल की इस कहानी में हमें कुछ परिचित आवाजें सुनाई देती हैं। वही राजनीतिक अस्थिरता, वही सत्ता के लिए संघर्ष, और सबसे महत्वपूर्ण वल्नरेबल कम्युनिटीज पर पड़ने वाला प्रभाव। जब सरकारें अपनी सत्ता बचाने के लिए डेस्परेट हो जाती हैं तो वे कैसे कैसे हथकंडे अपनाती हैं? इस सवाल का जवाब हमें गुजरात के इतिहास में मिलता है। 2002 का साल, जब धर्म के नाम पर राजनीति का सबसे काला अध्याय लिखा गया। बीजेपी की उस रणनीति को समझना जरूरी है जिसने रिलीजियस रेटरिक को पॉलिटिकल वेपन बना दिया। गोधरा ट्रेन बर्निंग के बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सिस्टमैटिक कैंपेन था। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे संघ परिवार ऑर्गेनाइजेशंस ने न सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया, बल्कि क्रिश्चियंस और दलित्स को भी अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया। दांग्स डिस्ट्रिक्ट में क्रिसमस वीक 1998 में जो हुआ वो एक ट्रेलर था उस बड़ी पिक्चर का जो 2002 में सामने आई। सूद, यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैरेलल दिखता है। नेपाल में जब युवा अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस, वाटर कैमन्स और फिर लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया। 74 लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा घायल हुए। यही पैटर्न हमें गुजरात में भी दिखा था। पहले प्रोवोकेशन, फिर सिस्टमैटिक वायलेंस और अंत में स्टेट मशीनरी का मिसयूज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेपाल में जो हुआ उसके बाद पहली बार किसी महिला, सुशीला कार्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी उन सभी के लिए जो चेंज चाहते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज था या वाकई कुछ फंडामेंटल बदलने वाला था? गुजरात की कहानी में भी हमें यही पैटर्न दिखता है। 2009 के बाद बीजेपी ने अपनी इमेज को सॉफ्ट करने के लिए सद्भावना कैंपेन्स शुरू किए। मोदी के फास्ट्स और पब्लिक एड्रेसेस, क्या ये जेन्युइन रिकंसिलिएशन के एफर्ट्स थे या फिर पॉलिटिकल कैलकुलेशंस? जब आपके पास ओवरवेलमिंग पावर हो तो आप क्यों अपनी कोर आइडियोलॉजी को डाइल्यूट करेंगे? इसका जवाब इकोनॉमिक्स में छुपा है। गुजरात का बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल था, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या थी? मुस्लिम बिजनेसेस का सिस्टमैटिक बॉयकॉट, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस पर अटैक्स और दलित मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने की कोशिशें। ये सब एक लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। नेपाल में भी हमें यही देखने को मिलता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच में, करप्शन और नेपोटिज्म के एलिगेशंस के बीच में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? उन कम्युनिटीज़ का जो पहले से ही मार्जिनलाइज्ड है। जब पार्लियामेंट बिल्डिंग जल रही थी काठमांडू में तो सबसे ज़्यादा डर किसे लग रहा था? उन लोगों को जिनके पास कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं था। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पैरेलल है। दोनों केसेस में हमें मीडिया की भूमिका दिखती है। गुजरात में मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा या तो साइलेंट था या फिर स्ट्रीट नैरेटिव को प्रमोट कर रहा था। नेपाल में सोशल मीडिया बैन लगाकर गवर्नमेंट ने यही कोशिश की नैरेटिव को कंट्रोल करने की। लेकिन जनरेशन जी ने साबित कर दिया कि इंफॉर्मेशन को सप्रेस करना आज के ज़माने में इम्पॉसिबल है। जब आप ट्रूथ को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो और भी जोर से बाहर आता है। यही लेसन गुजरात से भी मिलता है। लॉन्ग टर्म में ट्रूथ हमेशा सरफेस पर आ जाता है। रिलीजियस रेटरिक का इस्तेमाल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये सिस्टमैटिक वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जनरेशंस तक चलते हैं। गुजरात में आज भी मैनी मुस्लिम फैमिलीज उस ट्रॉमा से रिकवर नहीं हुए हैं। उनके बिजनेसेस, उनके होम्स, उनका सोशल फैब्रिक, सब कुछ परमानेंटली डैमेज हो गया। नेपाल में भी हमें यही पैटर्न दिखता है। पॉलिटिकल वायलेंस के बाद सोसाइटी में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। जब इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाते हैं तो लोग अपने सर्वाइवल के लिए एथनिक या रिलीजियस आइडेंटिटीज पर डिपेंड करने लगते हैं। यही वो विशियस साइकिल है जो डेमोक्रेसी को कमजोर बनाती है। इन दोनों केसेस में एक कॉमन थ्रेड है, इम्प्यूनिटी की कल्चर। गुजरात में 2002 के बाद कितने लोगों को सजा मिली? कितने पॉलिटिकल लीडर्स को अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ी? नेपाल में भी ट्रांजिशनल जस्टिस लॉ में जो लूप होल्स हैं वे यही मैसेज देते हैं कि पावरफुल लोग लॉ से अबव हैं। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है। आज भी जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखते हैं तो हमें यही पैटर्न्स दिखते हैं। रिलीजियस पोलराइजेशन, वल्नरेबल कम्युनिटीज को टारगेट करना और मीडिया को मैनिपुलेट करना, ये सब मॉडर्न पॉलिटिक्स के टूल्स बन गए हैं।
लेकिन होप भी है। नेपाल के युवाओं ने दिखाया कि चेंज पॉसिबल है। उन्होंने प्रूव किया कि जब लोग यूनाइटेड हो जाते हैं तो कोई भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट उन्हें सप्रेस नहीं कर सकती। यही लेसन हमें गुजरात से भी मिलती है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के एफर्ट से ही ट्रूथ सामने आया। आज जब हम इन इवेंट्स को रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो एक बात क्लियर है, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं चलती। इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इंडिपेंडेंट मीडिया और सबसे महत्वपूर्ण एक इन्फॉर्म्ड और इंगेज सिटीजनरी की ज़रूरत होती है। नेपाल और गुजरात की ये कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि पॉलिटिकल रिटॉरिक के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब लीडर्स हेट स्पीच करते हैं, जब वे कम्युनिटीज को डिवाइड करते हैं, तो इसकी प्राइस इनोसेंट लोग चुकाते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम नहीं है, ये ह्यूमन लाइफ्स के साथ खेल है। आगे का रास्ता क्लियर है। हमें ऐसी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करना होगा जो डिवीजन पर बेस्ड हो। हमें उन लीडर्स को सपोर्ट करना होगा जो इंक्लूजन और हार्मनी की बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपनी आवाज उठानी होगी जब भी हम इनजस्टिस देखें, क्योंकि अंत में डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ उसके इंस्टीट्यूशंस में नहीं बल्कि उसके लोगों में होती है। और जब तक हम विजिलेंट रहेंगे, जब तक हम ट्रूथ के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक होप अलाइव रहेगी।